नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर आज आपको दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कश्मीर में आतंकवादियों का असल मंसूबा क्या है। ये आतंकवादी कश्मीर के नाम पर किस तरह कश्मीरियों को ही टारगेट कर रहे हैं, कश्मीर की आवाम को ही अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। 2 दिन पहले लश्कर के आतंकियों ने कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस की टीम पर अटैक किया था। इसमें SHO फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिस वाले शहीद हुए थे। फिरोज तो चले गए, लेकिन अपने पीछे कश्मीर का वो सपना छोड़ गए जो उन्होंने देखा था। फिरोज चाहते थे कि कश्मीर में फिर कोई भी बंदूक ना उठाए, कोई गोली ना चले, लेकिन आतंकवादियों ने पीठ पीछे वार किया। अब फिरोज की मासूम बेटियां पूछती हैं कि उनका क्या कसूर था। है आपसे छोटी ना, इसका क्या नाम है? आदा। आपका? सिमरा। डैडी कहाँ है आपको पता है? घर आया? ये वो बचपन है जिसकी मासूमियत कश्मीर के काले आतंक ने हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। अनंतनाग में डोगरीपोरा में कुछ वक्त पहले ही ये 2 मंजिला नया मकान बनकर तैयार हुआ। मकान के बाहर बगीचे में 5 साल की सिमरा और 3 साल की आदा के लिए बड़े अरमान से झूला भी लगा। जब शाम को अब्बू घर लौटते तो इसी झूले पर अपनी बेटियों के साथ खेलने में मशगूल हो जाते। वक्त का पता ही नहीं चलता। बेटियों की खिलखिलाती मुस्कान, उनकी प्यारी प्यारी बातें सारी थकान मिटा दिया करती थी। इसको उर्दू नहीं आती है, इसको मतलब कश्मीरी से। कश्मीरी? बोलो। क्या लिखा हुआ? क्या हुआ? ये डालती है दूसरे लोगों से बातें करने की। इसका नाम क्या है बेटी? अद्दू। आपका? सिमरा। लेकिन अब इस झोले को सहारा देने वाली, रात को कहानी सुनाने वाले सिमरा और आद्या के अब्बू कभी नहीं लौटेंगे। इन बच्चियों के पिता सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार थे। अचपल थाने के SHO थे, लेकिन इन्हीं फिरोज अहमद डार को 2 दिन पहले लश्कर के आतंकवादियों ने निशाना बनाया, पीठ पीछे वार किया, गोलियां चलाई, शवों से बर्बरता की, चेहरे को क्षत विक्षत कर दिया। घात लगाकर किए हमले में फिरोज और उनके 5 साथी शहीद हो गए। आदा 3 साल की है, छोटी है, इसलिए समझ नहीं पाती, लेकिन 5 साल की सिमरा यह जानना चाहती है उसके अब्बू को क्या हुआ। अब्बू बात क्यों नहीं करते? उसके घर से बार बार रोने की आवाज क्यों आती है? क्यों इतने सारे लोग उसके घर पर आए? दादी की आंखों में बार बार आंसू क्यों आते हैं? और आद्या को कंधे पर उठाने वाले दादा अब खामोश क्यों बैठे हैं? पढ़न यह फर्स्टस नजदीक यूज गसा फर्स्टस तो ब्या गरी सह पढ़न क्या सह लकट बह दोद चवन तुम से क्या मुतालबा गवर्नमेंटस कुन क्या मुतालबा पाई ना बच ये मुनासिब जान तह ठीक बाकी क्या हेको वन क्या हेको हेको यह वन कि कर नजर कि यह अफसर। सिमरा मां के पास भी जाना चाहती है, मां से अब्बू के बारे में जानना चाहती है, लेकिन मां की ऐसी हालत नहीं कि कुछ बता सके। सिमरा के सामने ही पिता का जनाजा घर से निकला, लेकिन सिमरा को मालूम नहीं
कि पिता को कहां ले गए। कश्मीर में आतंकवादियों ने एक झटके में ही हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। वो परिवार जिनके हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं आतंकवादी, लेकिन अपना बताकर उन पर ही बंदूक का मुंह खोल देते हैं। इस परिवार को नहीं पता था कि आतंकवाद की हवा घर का चिराग बेवक्त बुझा देगी। पिता को नहीं मालूम था कि बेटा इफ्तार के लिए घर नहीं लौटेगा। अभी आधे घंटे पहले ही तो बात हुई थी फोन पर। लेकिन फिरोज अहमद डार कश्मीर में आतंकवाद को हराने का मकसद लिए, कश्मीर में अमन चैन लाने का ख्वाब लिए, अपनी जिंदगी का, अपनी मौत का सच जान चुके थे। फिरोज जान चुके थे कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए इन तस्वीरों का हासिल उन्होंने बहुत पहले ही अपनी कलम के जरिए दुनिया के सामने कुछ यूं बयां कर दिया था। फिरोज ने लिखा था, क्या आपने एक पल भी रुककर खुद से सवाल किया कि मेरी कब्र में मेरे साथ पहली रात को क्या होगा? उस पल के बारे में सोचना जब तुम्हारे शव को नहलाया जा रहा होगा और तुम्हारी कब्र तैयार की जा रही होगी। उस दिन के बारे में सोचो जब लोग तुम्हें कब्र तक ले जा रहे होंगे और तुम्हारा परिवार रो रहा होगा। उस पल के बारे में सोचो जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में डाला जा रहा होगा। वहां आप अकेले होंगे, अंधेरा होगा और आप किसी से मदद नहीं मांग सकेंगे। आप पछताएंगे कि आपने अल्लाह के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। आप अपने कर्मों के साथ वहां कब्र में होंगे, अकेले। जिस दिन का जिक्र शहीद फिरोज अहमद डार ने फेसबुक पोस्ट पर किया था, वो दिन सिर्फ 4 साल बाद आएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन कश्मीर की आबो हवा में आतंकवाद के जहर को शहीद फिरोज ने काफी करीब से महसूस किया था। कम लोग जानते हैं कि साइंस के स्टूडेंट रहे फिरोज एमफिल कर चुके थे, पीएचडी की पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे। लेकिन साल 2009 में घर से एक फोन कॉल आया और उसी के बाद फिरोज की पूरी जिंदगी बदल गई। वो कश्मीर लौटे और आतंकवाद से लड़ने के लिए बदन पर खाकी वर्दी पहन ली। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया अच्छा था। इनका हमने ये कुछ दिनों से ही जाना था, इनको जाना पहचाना हुआ था, लेकिन मुझे लगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है। 2 बेटी है और कौन सा रहा, और कुछ नहीं है इसका सहारा। उनका माँ बाप को और कोई सहारा नहीं है। जिस वक्त कश्मीर में आतंकवादियों से फिरोज का सामना हुआ, जिस दौरान वो आतंकवादियों से लोहा ले रहे थे, वो तभी समझ गए थे कि कश्मीर में आतंकवाद को हराना है तो भटके हुए नौजवानों की सोच बदलनी होगी, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना होगा। फेसबुक पर 4 साल पहले पोस्ट को लिखने का मकसद ऐसे युवाओं को सही रास्ते पर लाना ही था। उन्हें यह एहसास कराना था कि जिंदगी कुछ दिनों की है, उसके बाद खुदा के सामने सबको अपने काम का हिसाब देना ही होगा। उस दिन के बारे में सोचो जब लोग तुम्हें तुम्हारी कब्र तक ले जा रहे होंगे और तुम्हारा परिवार रो रहा होगा। उस पल के बारे में सोचो जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में डाला जा रहा होगा। वहां आप अकेले होंगे और आप किसी से मदद नहीं मांग सकेंगे। आप पछताएंगे कि आपने अल्लाह के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। आप अपने कर्म के साथ वहां कब्र में होंगे, अकेले। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने वालों की, इस लड़ाई में कुर्बान होने वालों की फहरिस्त में सिर्फ फिरोज का ही नाम नहीं। 2 दिन पहले ही कश्मीर घाटी के ही 2 और कांस्टेबल बशीर और सज्जाद को आतंकियों ने गोलीबारी में शहीद कर दिया। इनके जनाजे पर भी फिरोज की तरह भारी भीड़ उमड़ी, हजारों की तादाद में लोग आए। इन तस्वीरों से साफ हो गया कि कश्मीर के लोग अब आतंकवाद को हराना चाहते हैं। कश्मीर ने बता दिया, दिखा दिया कि उन्हें शहीद फिरोज डार, शहीद बशीर अहमद और लेफ्टिनेंट उमर फयाज जैसे नामों पर फख्र है, जुनेद मट्टू, बुरहान बानी और सब्जार भट्ट जैसे लोगों पर नहीं, जो आतंकवाद के नाम पर अपनों पर ही बंदूक चलाते रहे, अपनों का ही खून बहाते रहे।
अब आपको बताते हैं फिरोज अहमद डार ने कश्मीर के युवाओं के लिए ये कविता क्यों लिखी थी, क्यों फिरोज अहमद बार बार कश्मीर में नौजवानों को अमन शांति का संदेश देना चाहते थे। दरअसल कश्मीर में कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं जो नौजवानों को 13-14 साल की छोटी उम्र से ही भड़काना शुरू कर देते हैं। फिरोज ये बात जानते थे, वो ऐसे आतंकवादियों की कमर तोड़ना चाहते थे और इन भटके नौजवानों को रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे। आपको भी ऐसे कुछ कश्मीरी नौजवानों के बारे में बताएंगे जिनके सपनों को पंख लग पाते इससे पहले ही वो गलत राह पर निकल पड़े। नाम आरिफ नबी डार, पहचान लश्कर तैयबा का आतंकी और खूंखार अबू दुजाना का बॉडीगार्ड। नाम लियाकत मुनीर, पहचान लश्कर तैयबा का आतंकी। नाम अयूब लोर, हिजबुल का आतंकी। कश्मीर में नौजवानों को किस तरह भड़काया जाता है उसका जीता जागता सबूत है ये 3 तस्वीरें। जो युवक क्रिकेटर बनना चाहते थे, पढ़कर नाम रोशन करना चाहते थे, उनके हाथ में बंदूक थमा दी गई, उनका ब्रेन वॉश किया गया। इस तस्वीर को देखिए। करीब 15 साल के आरिफ नबी डार की ये तस्वीर करीब 2 साल पुरानी है। 2 साल पहले आरिफ घर से सिर्फ 70 रुपए लेकर निकला था। उसने कहा था वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, वहीं पर खाने का इंतजाम होगा। मां से कहकर गया था फिक्र मत करना, लेकिन लौट कर नहीं आया। परिवार ने ढूंढने की काफी कोशिश की। फिर 6 महीने बाद अचानक आरिफ डार की एक फोटो आई। वो आतंकी बन चुका था। वो घर से निकला 8:30 बजे। उसने कहा घर में मुझे जाना है क्रिकेट खेलने के लिए पुलवामा। उसका सिलेक्शन हुआ पुंछ में। उसने बोला घर में मैं आऊँगा 7 बजे। 7 बजे तक वो घर नहीं आया। फिर हमने फ़ोन किया, फ़ोन बाद में स्विच ऑफ गया। बाद में वो घर नहीं आया। कैसे पता चला कि वो मिलिटेंसी में गया है? जब फेसबुक पे उसका फोटो अपलोड हुआ तब हमें पता चला वो मिलिटेंसी में। आरिफ के परिवार ने साफ साफ कहा कि वो क्रिकेट खेलना चाहता था, स्कूल टीम का कैप्टन था, जोनल खेलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे आतंकवादियों के चंगुल में फंस गया। आदिल ने अपने आतंकी भाई से अपील की कि सरेंडर कर दो, हथियार डाल दोगे तो बच जाओगे। मिलिटेंसी ज्वाइन करने से पहले तब क्या किस तरह की बातें वो आपके साथ करता था? नहीं, हम खेलते हैं ऐसे जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, हम वैसे ही खेलते हैं हम दोनों। वो स्कूल भी जाते हैं, अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, उधर भी अच्छा खेलता है, सब कुछ। हम उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं है, ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। पता नहीं अचानक उसको क्या हो गया, ये बात हमें समझ नहीं आया क्या हो गया उसको अचानक। आपने कभी कोशिश की उसे मनाने की, वापस घर आने की? क्योंकि वो अभी छोटा है, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, 12-13 साल उसकी उम्र है। कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं। जब वो बड़े बड़े इनाम उस पर रखे गए, गवर्नमेंट ने वांटेड बना दिया उसको। बोले 8.5 लाख का इनाम उस पर, जो उसकी इंफॉर्मेशन हमें देगी। क्या अपील करेंगे आप अपने भाई को? घर आओ और क्या। पुलवामा का आरिफ नबी डार क्रिकेटर बनना चाहता था, तो उसी के गांव के पास रहने वाला लियाकत भी बैट और बॉल के जरिए अपना नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन आतंकवादियों ने इसके हाथ में भी बंदूक थमा दी। लियाकत मुनीर पढ़ने में काफी तेज था, बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। इम्तिहान में 92% मार्क्स लेकर आया, लेकिन एक दिन अचानक कॉलेज से गायब हो गया। थोड़े दिन बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आई। इस तस्वीर में लियाकत के हाथ में AK-47 थी। लियाकत मुनीर लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी बन चुका था। 5 मार्च को वहाँ से निकल गया। उसने बोला था मुझे कॉलेज जाना है, सर्टिफिकेट लेने थे कुछ। उसके बाद हमें पता नहीं, BA फाइनल ईयर था उसका, कॉलेज में पढ़ रहा था, पुलवामा डिग्री कॉलेज। आपको कितनी देर के बाद फिर पता चला कि उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की है? 10-12 दिन के बाद। कैसे पता चला फिर आपको? फिर हमने ढूंढा, ऐसे ही पता चला। फिर बंदूक थामने से पहले लियाकत क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखता था। ऑस्ट्रेलिया उसकी फेवरेट टीम थी और माइकल क्लार्क सबसे पसंदीदा खिलाड़ी। सिर्फ 21 साल का लियाकत डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुका था। अक्सर क्रिकेट की ही जर्सी पहनता, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उसे भड़काया गया। आतंकवादियों ने इस कदर जहर घोला कि वो क्रिकेट छोड़कर बंदूक की बातें करने लग गया। हमेशा ये कह रहे थे उसका फेवरेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया ही था,
उसके हम क्लोर के नाम से जाने जाते थे। वो अच्छा खेल रहा था, उसका शौक भी था बहुत क्रिकेट खेलने में, लेकिन जो माइंडसेट चेंज हुआ उसके बारे में मुझे कुछ पता ही भी नहीं है। कब हुआ, कैसे हुआ, तो उसी को पता है। आज आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, खेलता हूँ कभी कभी। तो जब आपके भाई आपके साथ आज नहीं होते हैं? हाँ, बहुत मिस करता हूँ। लियाकत आरिफ की तरह मोहम्मद अयूब लोन अच्छा स्टूडेंट था, खेलकूद का शौकीन था, लेकिन सोशल मीडिया पर फैले जहर का असर ऐसा हुआ कि अब हिजबुल का टॉप कमांडर है। घाटी में पिछले 15 महीने से एक्टिव है। अयूब लोन के परिवार वालों ने बताया कि अयूब कभी आतंकी नहीं बनना चाहता था, वो इस रास्ते पर जाने वाला नहीं था, लेकिन उसे आतंकवादी बनने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि बंदूक उठाने के बाद अयूब घर भी आया। घर वालों ने उसे आतंक का रास्ता छोड़ने के लिए कहा, सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने कहा अब देर हो गई, वो बहुत दूर जा चुका है। पढ़ता तो वो अच्छा है, लेकिन उसने ये रास्ता उसको पसंद नहीं था, लेकिन पर मजबूर किया गया उसको। 4-5 दफ़ा उसको पुलवामा में भी बंद किया गया था। उसके बाद उसने ये रास्ता इख्तियार किया तो चला गया। सबको मालूम है पीओके क्या है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के यूपी में किसी गांव के बाशिंदे अपने गांव का नाम अगर पीओके कर दें तो किसी को भी हैरानी होगी। कानपुर के गांव ने ऐसा ही किया है। आखिर इस गांव के लोग पीओके क्यों कहलाना चाहते हैं, इस नए नामकरण के पीछे की कहानी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जरा ध्यान से देख लीजिए इन तस्वीरों को, गौर से पढ़ लीजिए इन अक्षरों को। देश के सबसे बड़े सूबे के एक गांव की तस्वीर है ये, योगी के यूपी की तस्वीर है ये। इस गांव में हर तरफ नजर आ रहा है पीओके। घर के बाहर लटके पोस्टरों में पीओके, पेड़ों पर चस्पा तख्तियों में पीओके, घर के बाहर झूल रहे बैनर में पीओके। जहां नजर दौड़ाओ वहीं लिखा है पीओके। आखिर ये माजरा क्या है? जब कैमरा गांव के अंदर गया तो तस्वीर कुछ साफ होने लगी। करीब 600 की आबादी वाले इस गांव में ना बिजली है, ना पानी का इंतजाम है, ना सड़क है। आलम यह है कि पूरा गांव सिर्फ एक हैंडपंप के भरोसे है, जिसके पास पानी के लिए पूरा गांव अपने बर्तनों के साथ जुट जाता है। जब इंसानों के लिए पानी का यह आलम है तो मवेशियों के लिए पानी की दिक्कत समझी जा सकती है। ये कानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिरम्मनपुर गांव की तस्वीर है। बुनियादी सुविधाओं के संकट से लोग इतने तंग आ गए कि उन्होंने प्रशासन और सरकार का ध्यान खींचने के लिए गांव का नाम ही रख दिया पीओके, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। जरा सुन लीजिए इस नए नामकरण के पीछे गांव वालों की दलील क्या है। हाँ, पीओके सर जी रख दिया क्योंकि वो हमारे पास मजबूरी थी, क्योंकि आज तक यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। और हमने जिससे भी कहा उसने चुनाव में मतलब चुनाव जब वोट मांगने आते हैं तो वादे कर लेते हैं कि हम तुम्हारे गांव को लाइट देंगे, पानी देंगे, पानी की टंकी बनवा देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा तालाब था जो सूख चुका है। मवेशियों को पानी पिलाने के लिए सुबह शाम करीब 5 किलोमीटर दूर नदी तक ले जाना पड़ता है। मोदी सरकार का शौचालय पर जोर है, लेकिन इस गांव की महिलाओं और पुरुष सभी को खुले में शौच करने के लिए दूर खेतों में जाना पड़ता है। वोट मांगे अधिकारी आवत हैं, वोट मांग लेते हैं और बस चले जाते हैं। कहीं बत्ती कर देंगे, कहीं कहीं पानी कर देंगे, कहीं कुछ सुना ही नहीं है। आपके गांव में शौचालय कुछ नहीं है, आज तक नहीं भाई। सिरम्मनपुर गांव में मुश्किलों का जैसे अंत ही नहीं है। जब कानपुर के डीएम से गांव के आक्रोश और पीओके वाले पोस्टर के बारे में पूछा गया तो वो गांव वालों के लिए बनी सरकारी योजनाएं गिनाने लगे, लेकिन ये भी कह गए कि अगर इसके बावजूद सिरम्मनपुर गांव बदहाल है तो इसकी जांच होगी। राजस्व ग्राम के लोग अपने ग्राम प्रधान को चुनते हैं और ग्राम प्रधानों को सीधा पैसा यहाँ से जाता है। वही अब तो ग्राम प्रधानों को जो है हैंडपंप लगाने की भी पावर दे दी है, तो ज़्यादातर पावर जो है ग्राम प्रधान में निहित हैं। फिर भी कोई काम नहीं हुआ है, उसकी वीडियो से जांच करा के जो भी उनकी मांग होगी उस मांग को पूरा किया जाएगा। जब जांच होगी तब होगी। फिलहाल तो सिरम्मनपुर गांव की दास्तान सुनने वाला और उनका हल ढूंढने वाला कोई चाहिए, वरना कानपुर के इस कथित पीओके को विद्रोह की ऐसी तख्तियां लगाने से भला कौन रोक सकता है। संदीप शर्मा, इंडिया टीवी, कानपुर।